नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे और आगे भी सुरक्षित रहें, इसकी दुआ करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अगला भाग होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन किया था, आज का लेक्चर उसी के आगे होगा। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जब भी आप लेक्चर को देखें, आप एक कॉपी और एक पेन नोट बना लिए हों अगर आप, तो उस नोट्स को सामने रखें। मैं बोर्ड पर जो कुछ भी समझाऊंगा उसको आप भी अपने कॉपी में लिखते चलें, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में करते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी कि कोई चीज़ बोल के लिखवाना है तो मैं उसको बोल के भी लिखवा दूंगा, जिससे कि आपको एकदम ऑफलाइन क्लास का लगे कि आप एकदम ऑफलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन के प्रकार। आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक यही है, मॉड्यूलेशन का प्रकार। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बोला भी था कि अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मॉड्यूलेशन के प्रकार देखेंगे। मॉड्यूलेशन क्या होता है, अगर आप पीछे लेक्चर देख के आए हो तो परिभाषा आपको कंफर्म पता होगा, और अगर नहीं देखे हो आप तो बेहतर यही है कि आप पीछे के सीरीज में जो कुछ भी पढ़ाया हूँ मैं उसको देखिए और फिर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में भी अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है तो उसको भी समझ में आए, बट पूरा पढ़ के आप आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मॉड्यूलेशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि किसी निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंग में, उच्च आवृत्ति और शक्ति भी आप बोल सकते हैं साथ में, उच्च आवृत्ति के तरंग में अध्यारोपित करना। अध्यारोपित करना ही क्या है, अध्यारोपित मतलब होता है मिलाना, उसमें उसके ऊपर चढ़ाना, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो अध्यारोपित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेशन। थोड़ा पीछे आप याद करें, मैंने बताया था कि जो निम्न आवृत्ति की तरंगे होती हैं इनको हम दूर तक नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, तो हमने पढ़ा था कि छेड़न होता है और छेड़न के कारण इसको हम बहुत दूर तक नहीं भेज सकते। तो इनको दूर भेजने के लिए हमने तरीका क्या निकाला था कि उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति की हमें तरंगे भी मिलती हैं, उन तरंगों पर इन तरंगों को रख दिया जाएगा या मिला दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं अध्यारोपित करना। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेशन। और मैंने आपको यही बताया था कि जो निम्न आवृत्ति की तरंग है इसको अगर हमें भेजना रहे दूर तक तो इसके लिए हमें एंटेना भी काफ़ी बड़ा लगेगा। अच्छा हाँ, एक बात और, आप पिछले लेक्चर में इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला निकाल के बताया था लैम्डा का, मतलब कितना लंबाई होगा तरंग का उसके लिए। तो याद करिए, मैंने बताया था कि 1.5 × 10⁴ मीटर आया था। पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप ध्यान दें। खैर, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो उसको सही भी कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो 1.5 × 10⁴ मीटर को मैंने 1.5 किलोमीटर लिख दिया था, लेकिन ये कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा। अब इससे बात तो पिछले लेक्चर वाली आपको समझ में इससे भी आई होगी, इससे भी आई होगी, क्योंकि अगर हम एंटेना लगाना चाहें और वो एंटेना अगर 1.5 किलोमीटर का ही हो तो उतना बड़ा एंटेना कैसे लगाएंगे हम 1.5 किलोमीटर का। और खैर कैलकुलेशन वहाँ गलत था, 15 किलोमीटर है, तो ये तो और भी अव्यवहारिक है। 15 किलोमीटर का एंटेना हम लगा पाएंगे, संभव ही नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन। क्योंकि मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि अगर किसी तरंग की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज़ में रहेगी, मेगाहर्ट्ज़ में रहेगी, तो एंटेना क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और इसलिए हमें उच्च आवृत्ति की तरंगों में मिलाकर ही भेजना होता है।
खैर आज के टॉपिक को हम देखें, उस दिन वाली ये बात सही कर लीजिएगा आप लोग, या जो लोग आज ही देख रहे हैं वो इसके जस्ट पिछले वाला लेक्चर जाके देखिए, उसमें ऐसा एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आगे कि मॉड्यूलेशन क्या है। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ और पिछली क्लास में लिखवा भी दिया हूँ उसको, कि जब निम्न शक्ति वाली और निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को किसी उच्च आवृत्ति एवं उच्च शक्ति वाली तरंग के साथ मिलाना ही क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और मैंने आपको एक यंत्र बताया था मोडेम, याद हो तो आप सुनते भी हैं कि मोडेम क्या है, ये MO मतलब मॉड्यूलेशन है और DEM मतलब क्या है, V मॉड्यूलेशन या D मॉड्यूलेशन है। इसी का उल्टा मैंने आपको बताया था कि उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली तरंगों में से केवल निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को, जो हमारी सूचना तरंगें हैं, उनको छांट लेना ही क्या कहलाता है, V मॉड्यूलेशन या D मॉड्यूलेशन। तो खैर वो पिछले लेक्चर की बात है, थोड़ा अब आप रिदम में आ गए होंगे, इसलिए अब हम बढ़ाते हैं आगे। तो मॉड्यूलेशन क्या है आपको समझ में आ गया है। इसमें दो बात आप और दिमाग में रखिए कि अगर मान लीजिए कोई निम्न आवृत्ति वाली तरंग है, मैं डायग्राम एक्चुअल एकदम नहीं बनाऊंगा, बस समझाने के लिए आपको। मान लीजिए ये क्या है, निम्न आवृत्ति वाली तरंग है, अर्थात इस तरंग को हमें क्या करना है, भेजना है। इस तरंग को में सूचना छिपी है और इस तरंग को हमें भेजना है। तो इस तरंग का नाम हम क्या देंगे, मॉडुलक तरंग। ये आप दिमाग में रखिएगा, मॉडुलक तरंग। उसके प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है, कैसे पूछेगा बता रहा हूँ। और जो उच्च आवृत्ति वाली तरंग होती है, जो उच्च आवृत्ति वाली तरंग होती है, डायग्राम बस समझने के लिए मैं इसे बना रहा हूँ, एग्जैक्ट स्केल पर नहीं बना रहा हूँ। तो उच्च आवृत्ति वाली जो तरंग होती है, निम्न आवृत्ति वाली तरंग ये है, और उच्च आवृत्ति वाली जो तरंग है इसका नाम हमेशा हम क्या बोलेंगे, वाहक तरंग, कैरियर वेव। तो दिमाग में आप रखिएगा, मॉडुलक तरंग किसको, ऐसी तरंग जिसको हमें भेजना है, और ये क्या है, निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति वाली है। भेजेंगे किसके ऊपर चढ़ा के इसको, तो उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली तरंग के। और इस तरंग का नाम हमेशा हम क्या बोलेंगे, वाहक तरंग, कैरियर वेव। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, जब इन दोनों को आपस में मान लीजिए यहाँ मिला दिया गया है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि स्केल पर नहीं बना रहा हूँ डायग्राम में, बस आपको समझाने के लिए। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, तब जो तरंग बन जाएगी, उस तरंग का नाम हम क्या देंगे, मॉडुलित तरंग। उस तरंग का नाम रहेगा मॉडुलित तरंग। तो ये आपके दिमाग में आसानी से आ जाना चाहिए कि जिस तरंग को भेजना है वो निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति की है, तो उसका नाम मॉडुलक तरंग हमेशा बोलेंगे। अगर मैं मॉडुलक तरंग आपको बोला कि मॉडुलक तरंग क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, वह तरंग जिसको हमें भेजना है वो निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति की है, उसका नाम क्या रहेगा, मॉडुलक तरंग। वाहक तरंग क्या है, ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति और शक्ति क्या है, ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वाहक तरंग। और मॉडुलित तरंग क्या है, जब मॉडुलक तरंग को वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो दोनों के मिलने से जो तरंग बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलित तरंग। तो ये तीन नाम आप दिमाग में रखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको मॉडुलेशन क्या है ये समझा दिया, और मॉडुलेशन में तीन टर्म दिमाग में हमें रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि मॉडुलेशन के प्रकार कितने हैं, मॉडुलेशन के प्रकार कितने हैं। तो मॉडुलेशन के तीन प्रकार होते हैं। वैसे तो हम लोग कंप्यूटर या कुछ इस टाइप की चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं, कि अदरवाइज डिजिटल के भी कुछ होते हैं और एनालॉग के भी होते हैं, बट इतना हमें डिटेलिंग करने की आवश्यकता है नहीं। वैसे ही जो लेक्चर चल रहा है हमारा काफ़ी डिटेल में है, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ रहे हैं, तो बहुत डिटेल में वैसे ही अध्ययन कर रहे हैं हम। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता है नहीं। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं नाम लिख दूंगा। चलिए, तो मॉडुलेशन के प्रकार क्या है, तीन प्रकार के मॉडुलेशन होते हैं। एक होता है आयाम मॉडुलेशन। आयाम क्या है,
आपको मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि आयाम क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टर्म जो मैं यहाँ बोलूँ उसको समझा के आगे बढ़ूँ। तो आयाम समझा दिया है, हर लेक्चर में समझाऊंगा तो मतलब निकलेगा नहीं। आयाम मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरे का नाम हम बोलते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। और तीसरे का नाम क्या होता है, कला मॉड्यूलेशन, फेस कला मॉड्यूलेशन। इंग्लिश में भी इनको लिख लेते हैं क्योंकि आप देखेंगे इंग्लिश वाले नाम से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। आयाम को हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को मैं केवल MOD लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। MOD केवल लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। और इसको हम क्या बोलते हैं, फेस, PHASE, फेस मॉड्यूलेशन। तो ये 3 नाम हो गए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नाम तो सुने नहीं हैं कभी, लेकिन कई बार आप अपने लाइफ में इसको सुन चुके हैं। बता रहा हूँ मैं, अगर रेडियो हम सुनते थे तो आप देखते थे कि उस पर क्या होता था, एक AM बैंड होता था, हम बोलते थे AM। आज भी अगर आप ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती सुने तो उसमें AM आता है। और दूसरा होता है FM, इसका नाम आप FM के तौर पे सुनते हैं बार बार कि FM। आप सुनते हैं 98.3 FM, ऐसे ही अलग अलग रेडियो मिर्ची है और भी अलग अलग FM चलते हैं। तो वही FM हम बोलते हैं कि FM चैनल है। और ये क्या है, AM। और अगला क्या होता है, कला मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। अब आयाम मॉड्यूलेशन क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है और कला मॉड्यूलेशन क्या है, इसको जानने से पहले आपको पता है कि आयाम क्या होता है, मैंने समझा दिया है। आवृत्ति क्या होती है, ये भी समझा दिया है। बट कला क्या होता है, ये थोड़ा आपके लिए संकट पैदा कर सकता है समझने का। तो चलिए मैं कला को भी एक बार समझा देता हूँ। बहुत छोटा सा समय लगेगा। और समय देखिए, अगर एक टीचर अपना समय लगा के आपको पढ़ा रहा है और आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो समय तो लगाना पड़ेगा अगर समझना है तो। अदरवाइज़ फिर किताबों में हैं, उनको आप पढ़िए रटिए, काम चल जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि ये कला क्या होता है। देखिए तरंग चल रही थी ना ऐसे, ये तरंग है और ये तरंग देखिए ऐसे चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि आयाम क्या होता है। तो ये जो माध्य बिंदु है, ये मध्यमान लाइन है, इसके एक तरफ के अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं हम, आयाम। मैं A लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड। आवृत्ति मैंने क्या बताया था, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने बताया था कि आवृत्ति मतलब क्या होता है, आवृत्ति मतलब होता है 1 सेकेंड में। और मैंने आपको सेकेंड ही नहीं, मैंने आपको बोला था कि आप जो चाहें वो पैमाना लेंगे और उस पैमाने का एक हिस्सा क्या हो जाता है, एकांक हो जाता है। तो अगर सेकंड लेते हैं हम तो सेकंड का एक हिस्सा क्या हो गया, 1 सेकंड। तो आवृत्ति क्या होती है, एकांक सेकंड में या 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या, या चक्रों लिख सकते हैं आप, चक्रों की संख्या। ये क्या, तो एक चक्कर कैसे होता था, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक आया तो आधा चक्कर, ये यहाँ से आया तो 1 चक्कर। हम 1 सेकंड में देखेंगे जितने बार ये चक्कर लगाएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, आवृत्ति। और आयाम क्या होता है, देखिए अभी ये ऊपर है ना, तो इसका आयाम क्या है, धनात्मक है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, आयाम क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। आयाम मतलब होता है कला। और कला थोड़ा सा और आप समझना चाहें तो जो हमारा चंद्रमा होता है ना, चांद, उसमें आप बोलते हैं कि उसमें 16 या 15 कलाएं हैं। एक पोयम पढ़ते थे हम लोग हिंदी में, उसमें चंद्रमा के बारे में बताया जाता था कि एक बार चंद्रमा अपनी माता जी से रूठ जाता है और बोलता है कि मुझे भी नया कपड़ा सिलवा दो। तो उसकी माता बोलती हैं कि नया कपड़ा तो तुम्हारा सिलवा दूँ मैं, लेकिन तुम हर रोज़ तो घटते बढ़ते रहते हो, कैसे तुम्हारा कपड़ा सिलवाया जाए। तो उसको कला बोलते हैं। हम बोलते हैं कि उसमें क्या है, कला है। किसी दिन थोड़ा अलग आकार का, किसी दिन अलग आकार का, किसी दिन अलग आकार का, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस या कला।
इलेक्ट्रिसिटी में भी फेस का हम सुनते हैं नाम, बट उस पर नहीं जाएंगे। कला मतलब मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। कला मतलब समझ लीजिए पोजीशन या स्थिति। तो देखिए यहाँ पर इसकी कला क्या है, यहाँ पे है। हर एक समय पर इसका भी कला क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अभी हमने घड़ी देखा, जो भी समय हो रहा होगा उस पर कला इसका ये मान लो है, फिर आगे बढ़ा तो ये हो गया, फिर आगे बढ़ा तो ये हो गया, फिर आगे बढ़ा तो ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कला। कि किस जगह पर क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका पोजीशन है, उसको बोला जाएगा फेस, PHASE, या कला बोला जाएगा। तो ये 3 नामों से आप अगर परिचित हो गए हैं तो ये मॉड्यूलेशन पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए पहले का हम लोग अध्ययन करते हैं कि आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। एक समझ जाएंगे तो उसी पर तीनों समझ में आ जाएगा। आयाम मॉड्यूलेशन, तो आयाम मॉड्यूलेशन में देखिए होता क्या है कि एक निम्न आवृत्ति की तरंग है जिसको हमें भेजना है। एक निम्न आवृत्ति की तरंग है जिसको हमें भेजना है। डायग्राम अपने को एकदम स्केल पर वही नहीं बनाना है कि डायग्राम में हम गलती छाटने लगें कि ये ऐसा है वैसा है, कोई मतलब नहीं है, हमें समझना है। तो मैं स्केल पर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। ये निम्न आवृत्ति वाली तरंग है। एक है हमारे पास, हम लेके आते हैं पकड़ के कोई उच्च आवृत्ति वाली तरंग। ये मान लेते हैं कि बहुत उच्च आवृत्ति वाली तरंग है ये। तो नाम तो आप पहले ही दे देंगे कि ये क्या है, मॉडुलक तरंग हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, मॉडुलक तरंग। ये क्या हो जाएगा, वाहक तरंग। और इसलिए मैं पीछे हर चीज़ें बताकर चलता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे आप देखेंगे कुछ मूवी बनती हैं, उनको लोग बोलते हैं कि दिमाग घर पे रख के जाओ देखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाते समय भी आपको जोर न लगाना पड़े दिमाग पर कि ये क्या है, या गूगल से आपको ढूंढना पड़े, ऐसा ना होना। आप डायरेक्ट मेरा लेक्चर देखते चलिए, उसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा जो यहाँ पे आवश्यक होगा। तो ये वाहक तरंग, ये मॉडुलक तरंग। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। अब बस मिलाने पर ही ये 3 प्रकार हो जाते हैं। देखिए अगर हम क्या करें कि इस मॉडुलक तरंग या वाहक तरंग मान लीजिए, इस वाहक तरंग का जो ये आयाम है, इस आयाम को मॉडुलक तरंग के आयाम के साथ मिला दें। मतलब परिवर्तन, वाहक तरंग में क्या परिवर्तन किया जाए, तो इस वाहक तरंग में जो आयाम इसका है वही आयाम लाकर इस पर जोड़ दिया जाए। इसके आयाम को, वाहक तरंग के आयाम को कैसा बदल दें या किस रूप में बना दें, मॉडुलक तरंग के रूप में बना दें। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयाम मॉड्यूलेशन। देखिए हमने क्या बोला कि आयाम को, वाहक तरंग जो है ना, इसका हमने आयाम क्या कर दिया, इसके आयाम को मॉडुलक तरंग के आयाम जैसा कर दिया। या हम यूं बोल सकते हैं कि मॉडुलक तरंग के आयाम को लाके इस पे जोड़ दिया गया, मिला दिया गया। तो इन दोनों के आयाम अब क्या हो जाएंगे, एक जैसे। लेकिन जो आवृत्ति रहेगी वाहक तरंग की, वो जो पहले थी वही रहेगी, और जो उसका कला रहेगा वो भी पहले जैसा ही रहेगा। एक डायग्राम और बना लेते हैं मॉडुलित वाला, तो आपको और समझ में आ जाएगा। मैं दोनों को मिला दिया तो क्या नाम देंगे, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों को मिला दिए हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मॉडुलित तरंग। मॉडुलित तरंग। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई अगर आपसे पूछे कि मॉडुलित तरंग का आयाम कितना होता है, तो मॉडुलित तरंग का आयाम उतना होता है जितना कि मॉडुलक तरंग का आयाम है। और जो मॉडुलक तरंग का आयाम है एग्जैक्ट वैसा ही आयाम इसका हम बना देते हैं, या इसको लाके इसमें इस तरीके से मिलाते हैं कि इसका भी आयाम क्या हो जाए, इसके आयाम के बराबर हो जाए। तो सीधी सी बात है कि मॉडुलक तरंग के आयाम के जैसा इसका आयाम हो जाएगा, लेकिन इसकी आवृत्ति 2 बच गए। इसकी आवृत्ति और इसकी कला क्या रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। तो क्या परिभाषा हम देंगे, आयाम मॉड्यूलेशन ऐसा मॉड्यूलेशन होता है जिसमें वाहक तरंग के आयाम को मॉडुलक तरंग के आयाम के जैसा बना दिया जाता है, जबकि वाहक तरंग का आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
आयाम मॉड्यूलेशन, देखिए जो नाम है ना उसी में छिपा हुआ है कि मॉड्यूलक तरंग के आयाम को वाहक तरंग के आयाम जैसा बना दें। नहीं, वाहक तरंग के आयाम को मॉड्यूलक तरंग के आयाम जैसा बना दें, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन। बहुत सिंपल। अगर मान लीजिए आपसे कभी प्री में क्वेश्चन पूछ ले कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति होती है, और ऑप्शन में दे दे मॉड्यूलक तरंग के बराबर, फिर ऑप्शन में दे दे वाहक तरंग के बराबर, फिर ऑप्शन दे दे ए और बी दोनों, और फिर ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताएंगे आप, मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति पूछा है ना, तो आवृत्ति से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वाहक तरंग की आवृत्ति रहेगी वही मॉड्यूलित तरंग की रहेगी, जो वाहक तरंग का कला होगा वही कला क्या होगा, मॉड्यूलित तरंग का भी होगा। सिर्फ बदलेगा क्या, तो वाहक तरंग का आयाम बदल जाएगा किसके जैसा, मॉड्यूलक तरंग जैसा। तो बहुत आराम से आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, और इसमें से छोटी मोटी जो भी क्वेश्चंस पूछने की संभावना बन जाता है, कभी पूछा जाए तो आप आराम से समझा सकते हो। परिभाषा अगर आपको लिखना है तो परिभाषा मैं बोल देता हूँ, अदरवाइज आप लिख लेंगे। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, लिखना हो तो आप लिख लीजिए। मॉड्यूलेशन का ऐसा प्रकार जिसमें वाहक तरंग के आयाम को मॉड्यूलक तरंग के आयाम के जैसा परिवर्तित कर दिया जाता है, तथा वाहक तरंग की आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसे आयाम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब आयाम मॉड्यूलेशन हमने पढ़ लिया, तो इसका थोड़ा सा हम लाभ हानि भी देख लेते हैं कि इससे लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। कभी मेंस में पूछ ले आपसे, टॉपिक में तो है ही। देखिए लाभ क्या है कि जो आयाम मॉड्यूलेशन करने के लिए जो उपकरण आते हैं वो उपकरण क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो ये एक लाभ हो गया कि उपकरण इसके कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। पुराने समय पे जो रेडियो चलती थी, गांव में हम लोग लिए रहते थे, उसमें अगर आप देखते थे तो ऊपर AM और नीचे क्या लिखता था, FM तो था नहीं, तो उसमें मीडियम वेव और शॉर्ट वेव लिखा करता था, या पीछे बैंड देता था, उस बैंड को हम बदल के फिर चलाते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो, देखा हो तो पक्का आप इस बात को जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो आपसे जो थोड़ा बड़ा है व्यक्ति, जो पहले वो सब रेडियो चलाया है, वो आपको बता देगा। बाकी इंटरनेट तो है ही, चाहे तो उस पर आप देख सकते हैं। तो इसके उपकरण क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और इसको दूर तक भेजा जा सकता है, इसको काफ़ी दूर तक सेंड किया जा सकता है। जैसे आप AM बैंड पे जाके देखेंगे ना, तो बहुत दूर, जैसे कोई व्यक्ति इधर लाहौर कोई चैनल चल रहा है तो लाहौर पकड़ लेगा, दिल्ली चैनल कोई चल रहा है वो पकड़ लेगा, मतलब AM वाला काफ़ी दूर दूर के चैनल पकड़ लेता है। तो ये दो हमें इसका फ़ायदा दिखाई दिए। हानि क्या है कि इसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी गुणवत्ता सही नहीं रहती है, इसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी किसकी होती है, FM की होती है। तो ज़्यादा नहीं, हमने को 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना है कि लाभ क्या है कि उपकरण इसके सस्ते रहेंगे, दूर तक सेंड किया जा सकता है, और इसकी हानि क्या है, नुकसान क्या है कि इसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छा FM का होता है। चलिए, तो अब अगर आप आयाम मॉड्यूलेशन समझ गए हैं तो एकदम ऐसा ही करेंगे हम किसको, आवृत्ति मॉड्यूलेशन को। खैर मैं फिर से आपको वैसे ही बना के दिखाऊंगा जिससे कि आपको बात समझ में आए। देखिए, अब आयाम मॉड्यूलेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ रहे हैं क्या, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें भी एक मॉड्यूलक तरंग रहेगा जिसको हमें भेजना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक तरंग बन रहा है विद्युत के रूप में, इस माइक से जाके स्टोर हो रहा है आवाज़, और इसको हमें सेंड करना है। तो ये क्या निम्न आवृत्ति की है, इसको दूर तक नहीं भेजा सकता है। इसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई किया जाता है, और उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन करके इसको भेजा जाता है।
तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होगा, एक मॉडुलक तरंग, फिर वही रहेगा कि इसकी आवृत्ति निम्न और शक्ति निम्न रहेगी। एक वाहक तरंग रहेगा जिसकी शक्ति ज़्यादा और आवृत्ति ज़्यादा, और दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉडुलित तरंग। सेम वही बात है। अंतर क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम, मॉडुलक तरंग की जो आवृत्ति होती है, मॉडुलक तरंग की जो आवृत्ति होती है, वाहक तरंग की आवृत्ति मैनिपुलेट करके वैसा ही कर देते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि इसकी आवृत्ति के सापेक्ष इसके आवृत्ति में परिवर्तन कर दिया जाता है। बस आवृत्ति में परिवर्तन इसके हो गया, तो अब क्या क्या बचेगा इसमें, तो आवृत्ति को छोड़ दीजिए, आयाम और कला क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। आवृत्ति बदल गई और आयाम और कला क्या रहेगा, सेम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एफएम में मॉडुलित तरंग जो होती है उसका कला और उसका आयाम कैसा होता है, तो वाहक तरंग के जैसा होता है। और पूछेगा कि उसकी आवृत्ति कैसी होती है, तो उसकी आवृत्ति कैसी हो जाती है, मॉडुलक तरंग की जैसी। मॉडुलक तरंग की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति को लाके वाहक में अध्यारोपित कर देते हैं, अर्थात वाहक तरंग की आवृत्ति को मॉडुलक तरंग के आवृत्ति जैसा परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन उसका आयाम और उसका कला एकदम वैसा ही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे इसका परिभाषा हम क्या देंगे, एकदम पिछले जैसा, कि ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति को मॉडुलक तरंग के आवृत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, कॉमा ला के लिख सकते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसमें लिख सकते हैं कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में मॉडुलित तरंग की आयाम और कला वाहक तरंग जैसा रहता है, लेकिन आवृत्ति कैसी हो जाती है, मॉडुलक तरंग जैसी हो जाती है। तो एकदम सिंपल है ये चीज़ें, अगर आप समझ लिए हैं तो आराम से लिख सकते हैं। तो इसको मैं फिर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बोला ही तो हूँ, आप रिवाइंड करके वही बात लिख लीजिए। और समझ गए होंगे तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, आप डायग्राम बना के रखिए, जब भी एक बार देखेंगे याद आ जाएगा मैंने क्या समझाया है। चलिए अब एफएम हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा एफएम का कुछ लाभ और हानि देख लेते हैं। देखिए एफएम का क्या है, तो पहले लाभ देख लेते हैं। एक दो बिंदु अपने को जानने हैं बस। लाभ क्या है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। दूसरा इसका लाभ क्या है कि इसमें शोर कम होता है, जो सरसराहट आती है ना वैसा शोर क्या रहता है इसमें, बहुत कम रहता है। इसका नुकसान या इसका बोल सकते हैं कि क्या कमियां हैं, तो इसकी कमियों में आप बोल सकते हैं कि इसकी कमी में सबसे पहले तो क्या है कि बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं भेजा जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे कि शहर में आपका एफएम मोबाइल पकड़ता है, लेकिन थोड़ा दूर गांव में चले जाएं तो वहाँ पे एफएम नहीं पकड़ेगा। लेकिन वो जो आपके पास रेडियो है तो उस रेडियो को ऑन करिए और देखिए वो पकड़ लेगी, क्योंकि उसके पास एम बैंड है, वो दूर तक पकड़ लेगी चीज़ें। लेकिन एफएम का एक निश्चित सीमा रहता है कि हाँ इस जगह तक पहुँच पाएगा, इतना नहीं पहुँच पाएगा। और डेफिनेटली आपने इसको महसूस किया होगा, दूर तक नहीं भेज सकते। और अगली बात क्या रहती है कि इसके उपकरण महंगे होते हैं। इसके जो उपकरण होते हैं, इसके उपकरण महंगे होते हैं। अगर पहले आप रेडियो देखेंगे, लगभग 2005-06 में रेडियो जो डब्बे वाली आती थी, क्रिकेट सुनने के लिए हम लोग प्रयोग किया करते थे, तो 500-700 का मिल जाती थी। और उस समय एफएम का डब्बा खरीदने में लगभग उसका 2 गुना पैसा लगता था। और एफएम को सिटी में ही अक्सर यूज कर पाता है व्यक्ति, गांव में जाता है, दूर चला गया तो वहाँ पे यूज नहीं कर पाता है। तो एक तो समस्या है कि इसके उपकरण महंगे होते हैं। दूसरा क्या है, दूर तक इसको सेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसकी अच्छाई ये है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, इसमें शोर कम होता है। इसमें आप इसको अगर याद कर लिए हैं तो इसका उल्टा एम में कर दीजिएगा। तो खासकर रेडियो संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है एम का। अब रेडियो संचालन में हम देख रहे हैं कि एफएम का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो अब अगली बात आते हैं हम कि फेस मॉड्यूलेशन क्या है। अगर इतना आप नोट कर लिए हों तो मैं ये बातें अब मिटा के फेस मॉड्यूलेशन पे आता हूँ। और याद करना बहुत आसान है। एक सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए
इनके सब डेरिवेशन और इनके सारी चीज़ें होती हैं। अगर उनको मैं आपको कराऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन मैथमेटिकल अंदर घुसेंगे कोई मतलब नहीं है। समझना इतनी ही बात है, आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ लीजिए, काम हो जाएगा। अब बात करेंगे हम किसका, कला मॉड्यूलेशन का, फेस का। अब कला आप समझ गए हैं कि ये ऊपर इसका कला है ना, तो ऐसा करें कि इसका कला जैसा है वैसा ही कला इसका भी रखें। ऐसा नहीं कि ये ऊपर है तो इसका नीचे रहे, ऐसा नहीं कि इसका नीचे है तो यहाँ इसका ऊपर रहे, एकदम एक जैसी कला करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम कि ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें वाहक तरंग का कला मॉडुलक तरंग के कला के सापेक्ष परिवर्तित कर दिया जाता है और उसका आयाम और उसका आवृत्ति कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कला मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। देखिए क्या होगा, मॉडुलक तरंग की क्या यहाँ पे लेंगे हम, कला लेंगे और इसके कला जैसा इसका कला बना देंगे, फेस बना देंगे। या अध्यारोपित करेंगे तो ऐसे अध्यारोपित करेंगे कि इसका कला और इसका कला मैच करे, सेम रहे। लेकिन उसके बाद क्या रहेगा, इसकी आवृत्ति और इसका जो आयाम रहेगा वो सेम रहेगा। तो फिर इसमें भी अगर पूछना चाहे आपसे कि मॉडुलित तरंग जो होती है कला मॉड्यूलेशन में, उसकी आवृत्ति और आयाम कैसा होता है, तो आवृत्ति और आयाम कैसा रहेगा, वाहक तरंग के जैसा। और कला कैसी रहेगी, तो कला हो जाएगा कि इसका मॉडुलक तरंग के जैसा, क्योंकि इसके कला को इस पर बैठा के भेजा जाता है। जब आयाम करते हैं तो इसके आयाम को इस पर बैठा के भेजा जाता है, और जब आवृत्ति करते हैं तो वाहक तरंग पर मॉडुलक तरंग की आवृत्ति को बैठा के भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन क्या होते हैं। और इसका अगर उपयोग हम देखें तो इसका उपयोग हम लोग अक्सर कंप्यूटर में करते हैं। इसका उपयोग जो होता है कंप्यूटर में डेटा वगैरह भेजने के लिए होता है, कंप्यूटर में डेटा वगैरह भेजने के लिए होता है। या आयाम मॉड्यूलेशन का एक और आप एग्जांपल देखेंगे कि ब्लूटूथ जो होता है, ब्लूटूथ हम लोग पढ़ेंगे ही इसमें आगे, तो ब्लूटूथ जो होता है इसी पर काम करता है, फेस मॉड्यूलेशन पे काम करता है। और फेस मॉड्यूलेशन आप देखेंगे कि काफ़ी पास होता है, जो उस पर ही चलेगा। तो कंप्यूटर वगैरह में ब्लूटूथ शायद देख लेंगे इसको हम, ब्लूटूथ शायद इस पर काम करता है या एएम पे काम करता है, शायद कला पे काम करता है, इसमें थोड़ा डाउट है, वो आगे जब लेक्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। चलिए, तो अब ये मॉड्यूलेशन के प्रकार हमने पढ़ लिया, एफएम और एएम में हमने अंतर भी देख लिया। अब हम बात करेंगे वी मॉड्यूलेशन क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, याद करिए आपको संचार चैनल में ब्लॉक डायग्राम बनाया था, तो उसमें एक हेडिंग बनी थी हमारी संचार चैनल। तो अब हम लोग देखेंगे कि संचार चैनल के प्रकार क्या होते हैं, संचार चैनल के प्रकार क्या हैं, संचार चैनल के प्रकार। तो संचार चैनल के प्रकार पे अगर हम जाएं, संचार चैनल क्या था, इसको संचार माध्यम भी बोल रहे थे हम। मैंने आपको बताया था कि प्रेषक और अभिग्राही के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं, संचार माध्यम या संचार चैनल। मैंने आपको बताया था वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अपने पढ़ाई के लिए देखेंगे कि संचार चैनल के प्रकार 2 हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे तार आधारित, मैं वायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वायर आप कर लीजिए ऐसे, वायर, तार आधारित संचार चैनल, तार आधारित संचार चैनल या संचार माध्यम बोल लीजिए आप। और दूसरा होता है क्या, बेतार आधारित, मतलब तार इसमें नहीं रहेगा, बेतार आधारित संचार चैनल। संचार माध्यम बोल सकते हैं, संचार चैनल बोलना है, संचार चैनल बोल लीजिए। तो तार आधारित में क्या है, तार आधारित में हम जो प्रयोग करते थे और कर रहे हैं, उसमें एक है समांतर युग्म तार,
समांतर युग्म तार। दूसरा क्या होता है, बाद में हमने ट्विस्टेड मतलब आपस में ऐसे बंधे हुए, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तार ये है, एक तार ये है, समांतर है। यहाँ पे क्या है कि एक तार ऐसे गया है ऐसे, दूसरा तार ऐसे ऐसे इसमें लिपटा हुआ है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैं इंग्लिश वाला शब्द ही यूज कर रहा हूँ, ट्विस्टेड वायर या ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर। कुल मिला के आप युग्म तार बोलेंगे चल जाएगा, ये युग्म तार बोलिए आप। और उसके बाद हम क्या होता है, बाद में हमने बनाया केबल। तो केबल को आप ऐसे लिख सकते हैं, समअक्षीय केबल, समाक्षीय केबल, जिसका अक्ष क्या हो, एक ही हो, तो हम इसको बोलते हैं समाक्षीय केबल। सब देखे हैं आप, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए उसको क्या है। तो समाक्षीय केबल, और अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है उसका नाम क्या है, प्रकाशिक तंतु। उसका नाम है प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर आप सुनते होंगे अक्सर, उस ऑप्टिकल फाइबर की ही मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर ये। तो मैंने बताया कि संचार चैनल जो होता है वो तार आधारित हो सकता है, और तार आधारित रहेगा तो कैसे रहेगा, या तो समांतर युग्म तार रहेगा, समांतर युग्म तार रहेगा, या ट्विस्टेड वायर रहेगा, या आपस में मुड़ा हुआ या आपस में एक दूसरे से घिरे हुए आप बोल सकते हैं युग्म तार, और एक समअक्षीय केबल जिसका अक्ष सेम हो, और एक प्रकाशिक तंतु। थोड़ा थोड़ा इनको समझ लेते हैं। देखिए युग्म तार क्या है, अगर आप पहले जो टीवी आती थी उस टीवी के लिए एंटेना देखते थे, ऊपर एंटेना लगता था, तो उस एंटेना का वायर ऐसा ही रहता था। दो क्या रहते थे, ऐसे पतले पतले वायर रहते थे, और बीच में कुचालक पदार्थ कुछ होता था, प्लास्टिक वगैरह हम लोग देखते थे। तो इधर कुछ रहता था, इधर कुछ, दोनों अलग अलग होते थे, और एंटेना में ऐसा ही तार लगा के हम लोग ला के नीचे टीवी में लगाए रहते थे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, समांतर युग्म तार। हमने वायर लिया, उन वायर को समांतर रखा और उनके बीच में कुचालक पदार्थ रख के अलग अलग कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं समांतर युग्म तार। इनसे काम चलता रहा, लेकिन विज्ञान हमेशा क्या होता है, अच्छे काम के तरफ और उससे बेहतर दक्षता वाली चीज़ों को ढूंढता है। तो बाद में पता चला कि जो ये समांतर युग्म तार है, इनका गुणवत्ता बहुत अच्छा नहीं होता है, और बहुत दूर तक ये सिग्नल को नहीं ले आ सकते हैं। तो आप बताइए, अगर दूर तक सिग्नल को नहीं ले जाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे हम, रिपीटर। पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिपीटर। तो मतलब अगर इस तार को काफ़ी दूर तक ले जाएं तो रिपीटर भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो बाद में ये ट्विस्टेड वायर लेकर आया गया। आपस में आप देखेंगे जो नॉर्मल घर में कई बार वायर खरीदने हम जाते हैं ना, वो भी आपस में क्या रहते हैं, लिपटे रहते हैं, अक्सर कॉपर के होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर, इनका प्रयोग किया गया। ये इनसे बेहतर थे, समांतर वालों से ये बेहतर थे। इसमें नॉइज, शोर भी कम आता था, और इनकी तुलना में ये ज़्यादा दूर तक हम भेज पाते थे, सिग्नल ज़्यादा दूर तक ले आते थे। लेकिन बेहतर करने के लिए आगे और चलता रहा काम। बाद में क्या किया गया, समअक्षीय केबल लिया गया। समअक्षीय केबल क्या है, देखिए ये हमने अक्ष बना लिया। मान लीजिए अक्ष है x और x डैश। इस अक्ष पर हमने एक ये पतला सा कोई तार लिया ऐसे, और फिर इसके ऊपर क्या किया, यही अक्ष है, थोड़ा इससे बड़ा व्यास वाला तार ले लिया ऐसे, और इनके बीच का जो जगह है, ये बीच का जगह जो है, जैसे यहाँ पे कुचालक, और ये भी देखेंगे तो ये तार के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कोटेड होता है, टेफ्लॉन रहेगा या प्लास्टिक रहेगा, कोई कुचालक पदार्थ लगा रहेगा। वैसे ही यहाँ भी ये केबल अंदर वायर है, उसके बाद उसके ऊपर एक और वायर हमने लगाया, और बीच में हम क्या करते हैं, कुचालक पदार्थ लगा देते हैं, और फिर बाद में भी ये कुचालक पदार्थ लगा देते हैं। ऐसा केबल देखा होगा आपने। तो इस केबल और बेहतर ये हो गया, जो यहाँ नॉइज ज़्यादा आती थी, शोर ज़्यादा आती थी, उससे कई गुना शोर इसमें कम हो गया, और इसकी अपेक्षा में दूर भी इसको भेजा जाने लगा। तो फिर हम क्या करने लगे, केबल का प्रयोग करने लगे। अक्सर आप देखेंगे जो
केबल टीवी वाला चलता है वो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि अब तो धीरे धीरे सब लोग ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा उसको प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये 3 बातें हमने समझ लिया कि समांतर युग्म तार क्या है, ट्विस्टेड वायर क्या है, समाक्षीय केबल क्या है। इनके बारे में बहुत लिखना नहीं है आपको, जो मैं बता रहा हूँ इतना ही काफ़ी है कि ये क्या होते हैं। 2 समांतर तार होते हैं जिनके बीच में एक कुचालक होता है। ये सिग्नल को, संकेत को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं और इनमें शोर भी अधिक आता है। बस इतना काम लिख दिए। ऐसे ही ट्विस्टेड में लगभग यही बातें लिखेंगे देख के। समाक्षी में बोल देंगे कि इसमें दो बेलनाकार वायर होते हैं और जिनका अक्ष एक ही होता है, उनके बीच कुचालक पदार्थ लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समाक्षीय केबल। अब बात आती है प्रकाशिक तंतु का। तो प्रकाशिक तंतु को हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रकाशिक तंतु क्या है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कई लोग, जो लोग साइंस पढ़ लिए होंगे या जिनका बैकग्राउंड साइंस ही होगा, उनको तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता होगा और वो मैं बताऊंगा तो आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं आता होगा या जो साइंस नहीं पढ़े हैं अभी, उनको दिक्कत जाएगी कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार क्या बोल रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग यहाँ भी करना पड़ेगा जो बेतार आधारित संचार है। तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि जो बेतार आधारित संचार है उनके नाम लिख लेते हैं। एक चार्ट बन जाएगा आपका, फ्लो चार्ट, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। ये 3 चीज़ें तो हमने पढ़ लिया यहीं। अब हम इस प्रकाशिक तंतु को पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे। तो बेतार आधारित संचार माध्यम क्या क्या है। तो एक तो है, एक को हम बोलते हैं क्या, एक को हम बोल सकते हैं भूतरंग आधारित। दूसरे का नाम क्या बोल देंगे हम, व्योम तरंग आधारित। व्योम, या इसी को अंतरिक्ष भी बोलते हैं, व्योम तरंग आधारित। अभी जब मैं समझाऊंगा तो आपको एकदम बातें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है। उसके बाद आता है क्या, आकाश तरंग आधारित। आकाश या आकाशीय तरंग आधारित, आकाशीय तरंग आधारित। और अगला क्या होता है, उसको हम बोलते हैं उपग्रह आधारित, सैटेलाइट आधारित। इसको हम बोलते हैं उपग्रह आधारित, उपग्रह पर आधारित। इनमें क्या खास बात है, इनमें खास बात यह है कि हम इसमें तार का प्रयोग नहीं करते हैं। तार का कोई आवश्यकता ही नहीं है। या तो भू तरंग से कर लें, या तो व्योम तरंग से कर लें, या तो आकाशीय तरंग से कर लें, या फिर उपग्रह आधारित संचार कर लें। इसमें तार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एयर में जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, इसमें ही इनका संचार होता है। वायर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो संचार चैनल या संचार माध्यम के जो प्रकार हैं, उन प्रकारों के सबको हमने पढ़ लिया। मतलब ये 3 चीज़ें तो साथ साथ हमने पढ़ लिया। अब प्रकाशिक तंतु पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे हम बेतार आधारित संचार माध्यम क्या है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। और प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ाने के लिए मुझे आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताना पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि इसमें भी जब हम जाएंगे तो यहाँ भी क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत ही लगना है। इनमें भी ये बात लगेगी और इस प्रकाशिक तंतु में भी ये बात लगेगा। तो मैं इसको मिटाकर पहले आपको बता देता हूँ कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ते हैं हम। देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना है, उसको हम देखते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रकाश, मैं एकदम उतना ही चीज़ बताऊंगा जितना काम का है, पूरा प्रकाश नहीं पढ़ा सकता मैं अभी। तो आप ध्यान से देखिए, जब प्रकाश को किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश को किसी एक माध्यम से, ये मान लीजिए एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर एक माध्यम है और उस बाउंड्री के नीचे दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम है।
तो ऐसा देखा गया है कि जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में एंट्री करती हैं या गमन करती हैं तो वह अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाती हैं, अर्थात अपने मूल रास्ते को छोड़कर बाएं दाएं क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, अपवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक रास्ते से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये माध्यम की जो बात हो रही है, आप ध्यान रखिए कि माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के यहाँ हम प्रयोग करते हैं। एक होता है क्या विरल, एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है क्या सघन माध्यम। इसको हम बोलते हैं रेयर या रेयरर मीडियम और इसको हम बोलते हैं क्या डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। अब विरल और सघन क्या होता है, सिंपल सी बात आप यहाँ पे दिमाग में रखिए कि अगर मान लीजिए एक आता है ठोस, एक माध्यम ठोस है और एक माध्यम द्रव है, तो द्रव वाला क्या हो जाएगा विरल और ठोस वाला क्या हो जाएगा सघन। उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक ठोस आता है और एक गैस आता है, तो गैस क्या हो जाएगा विरल और ठोस क्या हो जाएगा सघन। और अगर मान लीजिए एक द्रव आता है और एक गैस आता है, तो द्रव हो जाएगा सघन, विरल हो जाएगा गैस। ये तो आप दिमाग में रख लीजिए। देखिए सघन विरल क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि आयतन में कितने अणु हैं, तो ये प्रकाश जब पढ़ा जाता है तो वहाँ देखा जाता है। अभी बस ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा माध्यम मिल रहे हैं, देखिए ठोस के अणु पास पास है ना, इसलिए वो ज़्यादा सघन है, द्रव के अणु थोड़े दूर दूर हैं इसलिए वो कम सघन है, और गैस के अणु तो बहुत दूर दूर हैं इसलिए वो क्या है एकदम ही कम सघन है या विरल है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए दो ठोस ही आ जाएं, दो द्रव ही आ जाएं, तब क्या होगा। तो आप कोई IIT जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हैं और प्रकाश पढ़ेंगे, अगर पढ़े होंगे प्रकाश तो आप कर भी लेंगे उसको, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आवश्यकता नहीं है। ठोस भी आप देखेंगे कि दो ठोस क्या हो जाएंगे, एक ठोस उससे ज़्यादा सघन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लकड़ी ले लूँ और लोहा ले लूँ, तो लकड़ी कम सघन है, उसके मॉलिक्यूल कम पास पास हैं, लोहे के मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, तो लोहा सघन हो जाएगा और लकड़ी क्या हो जाएगी विरल हो जाएगी। तो दो ठोस रहेंगे तो उसमें भी अलग अलग विरल सघन रहेंगे, लेकिन उतना आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी में समझने के लिए। आप तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि ठोस कहीं भी आएगा तो सबसे सघन, द्रव और गैस आएंगे तो द्रव सघन और गैस विरल। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है। अब मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो प्रकाश किरण, और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक अभिलंब बना लेते हैं। तो प्रकाश किरण देखिए अगर माध्यम नहीं बदला होता तो क्या होती, एकदम अपने सीधे रास्ते पर चलती, क्योंकि यह प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश क्या होता है हमेशा एक सरल या सीधे रेखा में चलता है। अगर माध्यम न बदले तो ये तो सीधे रेखा में चलता, माध्यम नहीं बदलता तो, लेकिन माध्यम के बदल जाने से ये क्या होता है, या तो इस अभिलंब हम इसको बोलते हैं, इसको अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा या तो अभिलंब के पास आ जाएगा, अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा या तो अभिलंब के पास आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर पहला माध्यम मान लीजिए कि क्या है सघन है, और जिस माध्यम से आ रही है वो सघन है, और दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम विरल है, तो क्या होगा ये आपको दिमाग में रख लेना है कि अभिलंब से दूर हटेगी। तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ये जब साइंस पढ़ा जाता है, और साइंस के आप देखेंगे मेंस के लेक्चर में प्रकाश है, प्री में भी प्रकाश है, लेकिन मौलिक सिद्धांत में है तो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि है कि नहीं है। मेंस में तो स्पष्ट प्रकाश बोला है, तो वहाँ प्रकाश का जब अपवर्तन का गुण पढ़ते हैं हम लोग तो डिटेल में इसका अध्ययन करना पड़ता है। अब उतना पढ़ाऊँगा तो एक लेक्चर यही बन जाएगा,
इसलिए जिससे आपका काम चल जाए उसको मैं समझा रहा हूँ, वैसे ही आप समझ लीजिए कि जब पहला माध्यम मतलब जिसमें आ रही है वो सघन हो और दूसरा माध्यम मतलब जिसमें जा रही है वो विरल हो, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। देखिए अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। और अगर पहला माध्यम विरल हो और दूसरा माध्यम सघन हो, तो उस समय क्या होगा, अभिलंब से या अभिलंब के पास आ जाएगी। तो बोल सकते हैं कि अभिलंब के ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी। ये तो इसको आप लिख लीजिए। सिंपल बात है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। अगर ये इतनी बात आप दिमाग में रख लिए हैं तो देखिए आप क्या करेंगे हम। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो केवल कब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल एक ही स्थिति में होता है, और क्यों होता है उस पर अभी नहीं जाएंगे। जब साइंस पढ़ेंगे आप और प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जाएंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन से किधर जाए, विरल में। यह आप दिमाग में रखेंगे, हमेशा ऐसा होना चाहिए। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, और अगर विरल से सघन में आएगी, उल्टा हो जाएगा, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी होगा ही नहीं। इसलिए आप दिमाग में हमेशा रखेंगे, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो आप क्या बताएंगे, जब प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब कैसे होगी देखिए, इधर है सघन माध्यम और इधर क्या है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से ये प्रकाश की किरण आई और हमने अभिलंब एक खींच लिया, हमने यहाँ पे एक अभिलंब खींच लिया, और ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी ऐसे। अब ये बताइए कि हम थोड़ा ये किरण जो है इसको थोड़ा थोड़ा हम क्या करें, ऐसे टेढ़ा करते रहें, तो ये भी क्या होगा, और दूर भागेगी। ऐसे करते करते हमने देखा कि जब यहाँ लेकर आए हम इस प्रकाश की किरण को ऐसे तिरछा करके डालना शुरू किए, तो ये प्रकाश किरण अब यहाँ नहीं जा रही है, बल्कि ये क्या होने लगी, इस सतह पर ही आ गई, जो हमारा सतह है इसी पर जाने लगी। तो उस समय जो यहाँ पे कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्रांतिक कोण है। इस कोण का नाम हम क्या बोलते हैं कि क्रांतिक कोण है, और इसको हम IC से दिखाते हैं। C मतलब क्रिटिकल एंगल, I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण जो है वो कितना है, क्रांतिक कोण अगर हो जाएगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, तो प्रकाश किरण जो हम यहाँ से भेजेंगे सघन माध्यम से, वो विरल माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि जो दोनों की बाउंड्री है उसी बाउंड्री पर चलने लगेगी। और फिर हमने देखा कि इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा कोण को और बढ़ा दिया। ये जो क्रांतिक कोण है इतना, इससे थोड़ा सा कोण और बढ़ा दिया, तो अब जो ये प्रकाश किरण हम इधर सतह इस पर चल रही थी, वो पूरा क्या होने लगती है, इसी माध्यम में लौटने लगती है। मतलब ये बाउंड्री था तो इधर एक माध्यम इधर एक माध्यम है, तो हम देख रहे हैं कि क्रांतिक कोण से अगर ज़्यादा मान कर दे रहे हैं हम आपतन कोण का, तो हमारी जो प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है, इसी माध्यम में क्या होने लग रही है, वापस पूरा लौटने लग रही है। और इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगर आपको ये लेक्चर मतलब प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, तो कोई एक स्पेशल मैं इस पर लेक्चर डेडिकेटेड बना दूंगा प्रकाश के इस पॉइंट पर, और उससे आपका काम चल जाएगा। या फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़ जाएंगे, तो उस ऑनलाइन कोर्स में जब प्रकाश पढ़ाया जाता है
तो एकदम डीप में और आसान से पढ़ाया जाता है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, पहले ही बता दिया कि सघन ही पहला होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, विरल होना चाहिए। तो सघन से विरल में जब भेजा जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटती है और केवल इसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगर विरल से सघन में आएंगे तो नहीं, क्यों, वो कोण से आपतन कोण और अपवर्तन कोण की वैल्यू से है। अब हमने देखा कि जैसे जैसे हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये भी क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती जाती है। और एक ऐसा कोण हम पा रहे हैं IC क्रांतिक कोण, जिस पर ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में एंट्री ही नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, वो इस बाउंड्री पर ही चलने लग रही है। तो उस समय जो इधर कोण बन रहा है आपतन कोण, उसका नाम हम क्या देते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। और उसके बाद जरा सा भी अगर हम और तिरछा कर देते हैं, अर्थात कोण को बढ़ा देते हैं, तो ये हमारी प्रकाश किरण क्या होता है, इस माध्यम में प्रवेश ही नहीं करती है, बल्कि जिधर से डाली जा रही है उसी साइड किसी दिशा में क्या होने लगती है, पूरा पूरा परावर्तित होने लगती है, लौटने लगती है। इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो इसमें दो चीज़ अपने दिमाग में फिक्स रखिए आप कि प्रकाश किरण को किस में से किस में चलना चाहिए, सघन से विरल में चलना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो ये आपतन कोण है, ध्यान रखिएगा, इधर जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और इधर जो कोण बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपवर्तन कोण। परावर्तन नहीं, परावर्तन तो दूसरा घटना होता है, अपवर्तन कोण। तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण ही तो है। मतलब आपतन कोण का मान कितना हो जाना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाना चाहिए। समझ गए हैं दो बात, कि जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, भले ही जरा सा ज़्यादा हो, और प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही हो, तभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो अगर आप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझ गए हैं तो अब मैं आपको प्रकाशिक तंतु समझा सकता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु के बारे में अब हम देखें तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकाशिक तंतु बोलते हैं जिसको हम। ये क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो प्रकाशिक तंतु है, पहले हमको यही बात जानना है कि जो प्रकाशिक तंतु है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ये बात एक हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, इसको बनाया जाता है काफ़ी, जैसे इसको कार्बन का जो एलोट्रॉप होते हैं उनसे ही बनाया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, सिलिका वगैरह से बनाया जाता है, रेत वगैरह से। जैसे आप जो अपना फेस देखते हैं कांच में, वो कांच किस चीज़ का होता है, सिलिका वगैरह से तो बनता है, रेत वगैरह से। तो क्या किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में एक बहुत पतला वायर, एक बहुत पतला तार लिया जाएगा। और कितना पतला, तो ध्यान रखिएगा, लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर, 50 से 100 माइक्रोमीटर। और आपको पता है माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। तो बहुत पतला होगा। मतलब मान लीजिए कि जो अपना बाल है, जो अपने बाल हैं शरीर के, बाल के जैसा इसको, तो ये एक वायर लिया जाएगा और इसमें इसके ऊपर क्या किया जाएगा, इसका अपवर्तनांक थोड़ा ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे थोड़ा विरल पदार्थ लिया जाएगा कोई और दूसरा। ये थोड़ा सघन है, ये थोड़ा विरल है। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसको बोल देते हैं कि ये तंतु है।
उसके ऊपर क्लैडिंग लगाते हैं इसको कुछ अलग को, और फिर ऊपर इसको और एक चीज़ से ढक देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जैकेट। तो ये होता है प्रकाशिक तंतु। और प्रकाशिक तंतु में होगा क्या, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं आपको। देखिए ये अगर दो सतह इसके हैं तो प्रकाश को ऐसे इस पे डाला जाएगा और ऐसा सेटिंग जमाई जाएगी कि ये जो प्रकाश जाके यहाँ पे जब आपतित हो तो कोण कितना बन जाए, ये कोण बने क्रांतिक कोण से ज़्यादा। और जैसे ही क्रांतिक कोण से ज़्यादा बनेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा तो ये भी कोण क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ज़्यादा होगा, तो फिर ऐसे चला जाएगा ये। फिर यहाँ जाएगा तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ज़्यादा होगा, फिर ऐसे जाएगा, और ऐसे ही फिर लास्ट सिरे पे निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम सूचना भेजते हैं उस सूचना में कोई भी हानि नहीं होती है, कोई भी क्षीणन नहीं होता है। इसलिए क्षीणन नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा हानि होती ही नहीं है। तो इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते ये दूसरे सिरे पर निकल जाएगा। अब बात ये आती है कि जो ये यहाँ पे हमने इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराया, अब कि प्रकाश का करता है ये, तो बात समझने वाली ये है कि ये तो प्रकाश किरणों का करता है ना, लेकिन हम तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको मुझे लाइव करना हो तो मैं तो विद्युत के रूप में आवाज़ आपके पास तक जाएगी, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे धारा हो। तो फिर प्रकाश, ये तो प्रकाश के लिए काम आता है। तो होता क्या है कि एक लेजर डायोड लगाया जाता है। डायोड क्या है पहले आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिकी में देख लीजिएगा जाके। लेजर डायोड का प्रयोग करेंगे। जो भी यहाँ से विद्युत सिग्नल है ना, जो भी यहाँ से विद्युत संकेत या सिग्नल आएगा उसको बीच में लगा देंगे, किससे, लेजर डायोड लगा देंगे। लेजर डायोड क्या कर देगा, तो विद्युत संकेत को कौन सा संकेत बना देगा, प्रकाशिक संकेत बना देगा। विद्युत को प्रकाशीय संकेत में बदल देगा और फिर इसको क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में भेज देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में ये पूरा सूचना प्रकाशिक संकेत के रूप में ट्रैवल करेगा और जब अंत में निकलेगा तो वहाँ पे फिर एक डायोड लगा देते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया है फोटो डायोड। और फोटो डायोड का काम क्या होता है कि जो प्रकाशिक संकेत है उसको फिर से क्या कर देता है, विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर से विद्युत सिग्नल में आ गया और उसको फिर हमारा जो भी उपकरण रहेगा मूल रूप में करके आगे पहुंचा देता है और हमको सूचना मिल जाती है। तो ये प्रकाशिक तंतु जो है बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। जितना भी ये इंटरनेट के आप फाइबर सुन रहे हैं वो सारे फाइबर कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर ही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो समुद्र पार करके, जैसे भारत में कई वायर आ रहे हैं अमेरिका से इंटरनेट के, तो क्या है, कार्बन फाइबर के रूप में ही वो समुद्र से अंदर डाल के लेके आए गए हैं। ये इतना मजबूत होगा कि न तो इस पर जंग लगना है, न ही इस पर टूटना फूटना है, इसको बहुत मजबूत होता है। इसलिए आज अधिकतम प्रयोग जो किया जा रहा है वो ऑप्टिकल प्रकाशिक तंतु का किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि बहुत हल्का भी होता है और फिर बहुत मजबूत भी होगा, हल्का भी होगा, पतला होगा, और जो इसमें संकेत आएंगे, जो सिग्नल आएंगे, उसमें कोई छिड़न भी नहीं होता है। अच्छा, ये प्रकाशिक तंतु का प्रयोग केवल यहीं नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग आप देखेंगे तो प्रकाशिक तंतु का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी है। चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि एक जांच होती है एंडोस्कोपी। उस एंडोस्कोपी जांच में आप देखेंगे कि एक मोटा सा पाइप लेते हैं, उस पाइप को मुंह में गले के सहारे नीचे आपकी आंख तक ले जाते हैं। तो वो जो पाइप होता है किस पर आधारित होता है, यही ऑप्टिकल फाइबर होता है। और उसके सहारे जो भी लाइट भेजकर देखा जाता है कि इंटरनल पार्ट में कोई दिक्कत है नहीं है, वो डॉक्टर समझ पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एंडोस्कोपी या एक और जांच होती है कोलोनोस्कोपी। ऐसे कई जांच भी हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में काम आते हैं और ये केवल तभी हो पाता है जब हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करें। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, अगर आपको लिखना है तो मैं बोल भी देता हूँ, चाहे तो आप लिख लीजिए। अदरवाइज़ जो मूल बातें हैं वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार फास्ट बोलता हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए। लिखिए, इसमें कांच, प्लास्टिक या सिलिका SiO2 का बना एक अत्यंत पतला तार
जो 10 से 100 माइक्रोमीटर या 50 से 100 माइक्रोमीटर या मनुष्य के बाल के बराबर आप लिख सकते हैं। मनुष्य के बाल के मोटाई के बराबर, लंबाई नहीं, मोटाई के बराबर होता है। और उसका नाम क्या देते हैं? जो ये पतला सा तार है इसका नाम देते हैं क्या? कोर। इसका नाम दिया जाता है कोर। मैं एक बार फिर से बना ही देता हूँ, साथ साथ आप इतना बात लिख लिए होंगे। तो ये पतला सा जो तार है ये किस चीज़ का बना है? हम प्लास्टिक बोल रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं, सिलिका का ही बनाया जाता है और कार्बन का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं कोर, कि ये है कोर। जैसे पृथ्वी का कोर होता है वैसे इसका ये कोर बन गया, बहुत पतला रहेगा। उसके बाद आप लिख लीजिए कि यह चारों तरफ से एक कम अपवर्तनांक, कम अपवर्तनांक अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा विरल माध्यम लेंगे। मतलब ये वाला जो है थोड़ा सघन माध्यम है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? थोड़ा विरल माध्यम वाला कोई भी पदार्थ लेंगे। और जिनको अपवर्तनांक समझ में आ रहा है वो समझ ही जाएंगे कि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका अपवर्तनांक क्या रहेगा? थोड़ा कम रहेगा। अपवर्तनांक कभी नहीं पढ़े हैं तो बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सघन है, इससे छोटा, इससे थोड़ा कम, मतलब ये विरल रहेगा। तो एक कम अपवर्तनांक का कांच या प्लास्टिक का क्या होता है? दूसरा वायर होता है जो इसको घेरे रहता है। उसके बाद आप चाहें तो लिख लीजिए कि उसका नाम क्लैडिंग होता है। इसका जो ये ऊपर रहे उसका नाम क्या करते हैं हम? क्लैडिंग। आप चाहें तो डायग्राम भी देख सकते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सुरक्षा के लिए इसके ऊपर भी क्या कर देते हैं हम? तो किसी मजबूत चीज़ का कोटिंग कर देते हैं जिससे कि वो मजबूती रहे, टूटे फूटे नहीं, परत चढ़ा देते हैं। और उसका नाम बफर बोलते हैं। जो सबसे ऊपर रहेगा ना, इसके भी ऊपर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे कि वो बफर है। जो इसके ऊपर रहेगा उसको हम बोलेंगे बफर। उसके बाद क्या है? तो आप लिख सकते हैं उसके नीचे कि यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसमें जो भी सिग्नल भेजना होता है उस सिग्नल को लेज़र डायोड के माध्यम से प्रकाशीय संकेत में बदल दिया जाता है। और जब उसको इस ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाता है तो कुछ ऐसी व्यवस्था की गई होती है कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव क्रांति कोण से ज़्यादा होता है, जिसके कारण पूर्ण परावर्तन की घटना घटित होने लगती है। और इस प्रकार ऊर्जा का हानि हुए बिना ही अंतिम सिरे पर ये प्रकाशीय संकेत पहुंच जाते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे आप? अब इन प्रकाशिक संकेत को एक फोटो डायोड के माध्यम से पुनः विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कोई पूछेगा कि ये क्यों ज़्यादा अच्छे हैं प्रयोग करने के लिए, तो एक तो इसमें डाटा बहुत तेज़ी से जा सकता है और बहुत ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये काफ़ी हल्का होता है और इसमें शोर बहुत कम होता है। मतलब इसमें बाहर के जो सरसराहट नॉइज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाता है। और फिर आप लिख सकते हैं कि ये अत्यंत टिकाऊ होता है। अभी मैं बताया कि एक बार डाल दो फिर भूल जाओ, कभी भी टूटना फूटना खराब होना नहीं है, बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। और दूसरा क्या होता है कि ये जितने भी कठोर प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, हर चीज़ को सह लेता है। मतलब इसका ताप जो प्रतिरोधकता रहता है वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप प्रकाशिक तंतु को लिख सकते हैं। हमने जो संचार चैनल है, इस संचार चैनल के जो तार वाले, तार पर आधारित जो थे उनको हमने सबको पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे बेतार वाला। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो ये ट्विस्टेड वायर थे या फिर जो केबल है, उस केबल से प्रकाशिक तंतु क्यों बेहतर है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समाक्षीय केबल से प्रकाशिक तंतु को क्यों बेहतर माना जाता है, तो आप 2-4 बातें लिख सकते हैं। बताएंगे कि आप जो केबल होता है उसमें वायर किसका लगाते हैं? कॉपर का लगाते हैं, एल्युमिनियम का लगाएंगे। अक्सर कॉपर का लगाया जाता है। आपको पता है कि सिल्वर चांदी के बाद कॉपर ही क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु होता है, तो कॉपर लगाएंगे।
और हमको पता है कि धातु पर क्या होता है, जंग लगता है। धातु क्या हो सकता है, जंग लग के नुकसान हो सकता है। तो पहले हम बोलेंगे कि केबल में धात्विक तार होता है जो जंग लगने के कारण एक निश्चित समय अवधि तक ठीक रहेगा, फिर खराब हो जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, सिलिका जैसे पदार्थों से बनता है जो जंग नहीं खाते, उन पर जंग नहीं लगेगा, लंबे समय तक रहेंगे वो। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि जो तार रहेंगे धातु है ना, तो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वो। केबल जो रहेंगे वो भारी रहेंगे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो रहेगा क्या रहेगा, अत्यंत हल्का रहेगा। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं कि जो केबल है वो उसमें शोर ज़्यादा होता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में शोर नगण्य होता है। फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जो कॉपर वायर पर आधारित केबल है वो केबल क्या हो जाएगा, तो एक साथ कई कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। आगे हम देखेंगे कई कनेक्शन अगर लेना है हमको तो कॉपर वायर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर दे लेगा। अगली बात क्या कि ये पतला भी है और बहुत ज़्यादा डेटा लेकर जा सकता है। केबल इससे मोटा भी रहेगा, लेकिन वो बहुत इसकी तुलना में बहुत कम डेटा लेकर जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3-4 बिंदु लिखते हैं, आपका काम हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बैंड विड्थ, याद होगा मैंने आप लोगों को बैंड विड्थ या बैंड चौड़ाई बताया था, और हमें पता है कि वो तो आवृत्ति है। तो आवृत्ति बताया था मैंने उसमें कि जैसे हम बोलते हैं तो क्या 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज तक बोलते हैं, इनके बीच का अंतर आया 2800, तो ये 2800 हर्ट्ज क्या हो गया, बैंड विड्थ हो गया। तो बैंड विड्थ का एनालॉग सिग्नल में अगर हम मात्रक देखेंगे तो प्रायः हर्ट्ज ही होता है, लेकिन अगर इसको हम कंप्यूटर की भाषा में जो बाइनरी डिजिट लेके जाते हैं तो हर्ट्ज न बोलकर हम क्या बोलते हैं इसको, बिट पर सेकेंड। बिट पर सेकेंड आपने सुना होगा ये नाम। जैसे बोलते हैं कि 10 kbps 10 किलोबाइट पर सेकेंड, 1 mbps मतलब 1 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा डेटा का स्थानांतरण कितना तेज हो रहा है वो चीज़ क्या बताता है हमें, बैंड विड्थ बताता है कि बैंड विड्थ कितना बेहतर है। बैंड विड्थ क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, बस यहाँ पे मैं बताया कि बैंड विड्थ को ही हम बिट पर सेकेंड से भी मापते हैं। तो आप मोबाइल में आप देखेंगे आपका मोबाइल में जो नेट चल रहा है बोलता है कि 1 mbps चल रहा है, तो बैंड विड्थ ही बता रहा है कि 1 MB पर सेकेंड, ठीक है, कि 1 सेकेंड में 1 MB डेटा लेके ये चल रहा है। अच्छा, ये बिट वगैरह में अगर आपको दिक्कत हो तो मैंने पीछे आपको 10 की घात वालों का नाम बता दिया था। अब ये भी समझ लीजिए, जैसे 4 बिट अगर मिलते हैं, बिट क्या है मैंने आपको बताया है पहले, 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है। ऐसे ही अगर 2 निबल मिल जाए या 8 बिट मिल जाए तो क्या बन जाता है, 1 बाइट बन जाता है, 1 बाइट बन जाता है। और फिर अगर आपसे कोई पूछता है 1 किलोबाइट क्या है, 1 किलोबाइट क्या है, ज़रूरी ये सब जानना, नहीं तो छोटी छोटी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, बाद में किसी के सामने खड़े होते हैं तो फिर डरते रहते हैं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो 1 किलोबाइट को हम क्या बोलेंगे, 2 की घात 10 बाइट। बस 2 की घात चढ़ाते रहिए। अब किलो के बाद हमने क्या उसमें पढ़ा था, मेगा, याद करिए। तो मेगा, 1 मेगा बाइट में कितना हो जाएगा, तो 2 की घात 10 किलो बाइट। मैं किलो के भी लिख दे रहा हूँ, किलो बाइट। ऐसे ही मेगा के बाद मैंने आपको क्या बताया था, तो गीगा, 1 गीगा, जीबी बोलते हैं ना हम लोग, 1 Gbps या 1 GB। तो 1 गीगा बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 मेगाबाइट, MB लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही गीगा के बाद मैंने क्या बताया था आपको, टेरा। तो 1 टेरा बराबर क्या आ जाएगा, 2 की घात 10 GB, Gbps आप बोलते रहें। और उसके बाद टेरा के बाद मैंने आपको क्या बताया था, पेटा। तो 1 पेटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 टेरा, TB लिख देता हूँ मैं। और ऐसे ही पेटा के बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक्सा। तो 1 एक्सा
बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 10 पेटा। तो इस तरीके से ये चलते हैं। पिछला कन्वर्जन में आपको बता दिया था शायद पिछले ही लेक्चर में, और ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि 4 बिट मिलके एक निबल, 2 निबल या 8 बिट मिलके एक बाइट, और ऐसे ही ये किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा और भी होते हैं आगे, बट वो अपने काम के हैं नहीं। एक जोटा होता है, एक योटा होता है, आवश्यक नहीं है, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में अभी जो तार वाले संचार माध्यम हैं उनको पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम आएंगे तो उसमें बात करेंगे बेतार वालों का। इस लेक्चर में अगर आपको कोई समस्या हुई हो, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में उसको शामिल कर लूँगा। और वैसे ही कमेंट तो आता नहीं है, तो मुझे लगता है कि, या मुझे अपने आप लगने लगता है कि फिर इतना ज़्यादा मैं पढ़ा दे रहा हूँ डिटेल में कि आपको कोई शंका संदेह आ ही नहीं रहा है। खैर ऐसा नहीं होता है। आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करिए, पूछिए, अगले लेक्चर में उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।